दोस्तों, अभी बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बीपीएससी को लेकर होगा। बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में पीसीएस की नौकरी लग जाए, अच्छी खासी पोस्ट मिल जाए। और कुछ बच्चे तो ये मान के चलते हैं कि करना है या मरना है, ये सिचुएशन लेकर चलते हैं। कभी कभी वो तैयारी में लग जाते हैं, काफ़ी उनके अंदर मोटिवेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज हम समझेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की ख्याल रखनी है। सबसे पहले इस बारे में चर्चा करेंगे, बाकी किस चैप्टर को पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है ना। आपका आपके पास समय काफ़ी, अगर अभी से आपने अगर बीपीएससी की तैयारी की हमारे गाइडेंस के अंदर, काफ़ी अच्छा चांस है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास समय की कमी है, यानी हाउस वाइफ्स हैं, राइट। कुछ ऐसे हैं जिनका खुद का जॉब है, या फिर एक और समस्या आ जाती है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे की समस्या है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, काफ़ी अनजान है, कभी इन्होंने सुना ही नहीं है बीपीएससी या फिर पीसीएस के बारे में। आप सभी को वेलकम करता हूं कि आप बेफिक्र होकर कॉल करें, क्वेश्चन पूछें। हमें भी अच्छा लगता है आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो। और बाकी हम तो हैं ही। देखो, पहले समझो कि सभी के पास दिमाग है, सभी के पास 24 घंटा है। कभी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ना, कभी ये मत सोचना कि वो काफ़ी तेज है, मैं तो काफ़ी पीछे हूं। कम पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। जरूरत है तो बस दृढ़ निश्चय की, समर्पण की, और वो एटीट्यूड की, वो बर्ताव की, वो व्यवहार की, जो एक आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी बनने के लिए चाहिए होता है। नॉलेज समय के अनुसार डेवलप हो जाता है। सभी के साथ परेशानियां हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। वो क्या है कि आप देख सकते हैं बीपीएससी एग्जाम पैटर्न कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है। बीपीएससी ने सबसे पहले जाना है कि ये 2000 जैसे यूपीएससी और अगर उत्तर प्रदेश का देंगे तो 2017-18 ईयर वाइज दिखाता है कि एग्जाम है, रिजल्ट है, बैच है। लेकिन यहाँ पे 67, 66 वगैरह ऐसे दिखाया जाता है। हालांकि अभी 67वीं और 67th ये बैच अभी शुरू होने वाली है और इसका एग्जाम भी होने वाला है। 66 का आज या कल भर में ये बोला जा सकता है कि उसका मीन्स का ये प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगी। पहले तो समझिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम निकालने के लिए प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की एग्जाम देनी होगी। मीन्स मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। विश्वास करो, मेरी बात को विश्वास करो। अगर आप उत्तर प्रदेश में या फिर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो अच्छी बात है। जो सबसे कमजोर बच्चे भी है ना, देर इज अ ग्रेट चांस, बहुत बड़ी चांस है दोस्तों, कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे खुद ऐसे कुछ छात्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, काफ़ी कम पड़ा है। एक बार विश्वास करो, इसके बाद देखो क्या होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले उसे समझो कि बीपीएससी प्रीलिम्स की जो एग्जाम होती है, पहले तो समझो कि उनकी, आपको ये समझना है कुछ चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रारंभिक परीक्षा या परीक्षा का प्रारूप परीक्षा प्रारूप बीपीएससी द्वारा आयोजित हम बोल सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जैसा कि मैंने बोला, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है और मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उनकी नियुक्ति विभिन्न पदों पर होती है। वो पदों का मैं नाम बताऊंगा आपको आगे चल के। लेकिन अंक विभाजन प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के विषय की होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। यह परीक्षा 2 घंटे की होती है। यह कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ हिंदी इंग्लिश के यहाँ पे लेकर कोई ये नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता है। आप इंग्लिश के हैं कोई बात नहीं, हिंदी के हैं फिर भी आपको वही वैल्यू दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यूपीएससी में क्या होता है कि आपको इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं तो मे भी आपको थोड़ा आगे रखा जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे इक्वालिटी, समानता है। सिर्फ एक चीज फर्क करती हुई है, आपकी मेहनत।
मित्रों, सबसे पहले तो देख लो कि एक ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑफलाइन होता है, सेंटर पे जाना होगा, एक ही दिन में हो जाता है। मुख्य परीक्षा एक पेपर सामान्य हिंदी का होगा, यहां पे देख लीजिए 4 पेपर होते हैं। एक सामान्य हिंदी का होता है 1 क्वालिफाइंग पेपर, जो 100 अंकों का है, और इस पेपर में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे, यानी 30 नंबर। अच्छा ये बताओ कि आप हिंदी या इंग्लिश माध्यम के जो भी हो, क्या आप 30 नंबर नहीं ला सकते हो? तो कोई भी बच्चे को बिठा दो 10th क्लास का, वो ला देगा। तो सामान्य हिंदी के पेपर में प्राप्त अंक मेरिट सूची में जोड़े नहीं जाएंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, है ना, सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर जो हैं ये 300-300 अंक के हैं, इनकी अवधि 3-3 घंटे की है, और इनमें प्राप्त अंक मेधा सूची में जोड़े जाएंगे, जो मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को मात्र एक वैकल्पिक विषय चयन करना होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पे ध्यान देना है कि ये जो यहां पे 2 है, यहां पे फिर 3 घंटा किसके लिए, मैं बता रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं है। तो एक वैकल्पिक विषय के दोनों पेपरों को अगर मैं बात करूं कि मैंने बोला कि 3-3 घंटे, इनमें प्राप्त अंक मेधा सूची में जोड़े जाएंगे और मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। वो क्या है वैकल्पिक विषय, कौन कौन सी सूचियां हैं, कौन कौन सी वैकल्पिक विषय हैं, उसके बारे में अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। एक वैकल्पिक विषय के दोनों पेपरों को मिलाकर 300 अंकों का मात्र एक ही प्रश्न होगा। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, और सामान्य अध्ययन के प्राप्त अंक एक विषय के प्राप्त अंक पर मेरिट सूची तैयार होगी। उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के एक विषय के पेपर उत्तर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में भी दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम होती है, सब्जेक्टिव टाइप का होता है, लिखना पड़ता है आपको। और मैं बताऊं, मेंस काफी इसका इजी है, सही बता रहा हूं, बहुत इजी है। प्रारंभिक परीक्षा उससे भी ज्यादा इजी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप इसको दो, हाँ यूपीएससी में हो सकता है कि आपने रैंक 1 लाया, लेकिन अगली बार दे तो आप क्वालिफाई भी ना कर पाए एग्जाम। लेकिन बीपीएससी का मैं 110% गारंटी लेता हूं कि 89 या फिर 90% चांस है कि अभी भी अगर मैं बैठूं बिना प्रिपरेशन का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार एग्जाम निकाला, फिर मेरा आज मेंस में हो गया सिविल सर्विस का, एंड आई हैव पिछली 2019 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो मेरा ये कहना है कि अगर मुझे अभी बैठा दो, मैं बीपीएससी का निकाल लूंगा। मित्रों, मेरा ये कहना है कि ये काफी इजी है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आपको लगेगा। सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि 2 दिन क्लास मेरा कर लेना, इसके बाद नहीं ज्वाइन करना होगा, मत करना, करना होगा कर लेना, वो समझ में आएगा। इतना तो गारंटी का आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें आपको समझ में आएंगी। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का 120 अंकों का साक्षात्कार होता है। यह नंबर मेधा सूची में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार मिलाकर 1020 अंक का होगा, 1020 अंक का होता है। इस बार प्रतिभागियों का चयन लगभग 65% अंक पर हुआ है। 65% समझिए, यानी 1020 का 65% निकाल लीजिए, उतने पर चयन हुआ है। सबसे कम जो मार्क्स था 65% था। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज माइंड में बार बार क्लिक करती है कि भाई ये रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले उसके तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है, पहले तो समझिए कि जो प्रीलिम्स होता है ना, प्रारंभिक परीक्षा, पहले समझना है कि बीपीएससी की डिमांड क्या है। प्रारंभिक परीक्षा बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जानी जाती है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, जो 2 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होता है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में, उसमें जनरल साइंस, विज्ञान से इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मैं बता रहा हूं कि इसका सारा जो है मेरे पास इतना बढ़िया नोट कंपाइल करके बनाया हुआ है कि इफ यू विल प्रिपेयर, अगर आप उसको फॉलो कर ले तो उससे हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप कंसेप्ट अगर नहीं भी समझ पाते हैं अच्छे से तो कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग तो लुसेंट पढ़ के निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी लुसेंट से भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वहां से नहीं आता है। तो करेंट अफेयर आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, बिहार का भौगोलिक स्थिति आएगा, राजनीतिक जो भारतीय राजनीति है और अर्थव्यवस्था उसके बारे में आएगी। इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो अर्थशास्त्र वाली जो कंडीशन है बिहार की, देश की आज़ादी के बाद किस प्रकार बदली उसके बारे में आएगा। भारतीय आंदोलन के बारे में आएगा, रोल ऑफ बिहार, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा आपका। तो मेरा क्या कहना है कि ये तो आपने देखा कि सिलेबस है। क्विक फैक्ट्स मैं आपको बता दूं बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, कि अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मान लो कि 150 नंबर का है,
एक एग्जाम्पल के तौर पे 150 नंबर का है, क्योंकि एक ही नंबर की होती है। तो जनरल अगर आप हैं तो 150 नंबर का 40% निकालो, उतना ला लिए तो क्वालिफाई कर जाओगे प्रारंभिक परीक्षा में। बीसी का देख लीजिए, ओबीसी का देख लीजिए, वुमेन का देख लीजिए, एससी एसटी और जो फिजिकली विकलांग हैं। इसके बाद आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस के लिए अपियर होना पड़ेगा। आपको एडमिट कार्ड आ जाता है 15 दिन 1 महीना पहले, जिसमें जनरल हिंदी का एक पेपर 100 नंबर का, जनरल स्टडी का 300 नंबर का, जनरल स्टडी 2 का 300 नंबर का, 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 नंबर का। अब बताओ इसमें कहीं हार्ड है? जो बच्चा उत्तर प्रदेश या फिर यूपीएससी की तैयारी कर सके उसके लिए बीपीएससी कुछ है? अब बीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करोगे मित्रों, तो एग्रीकल्चर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हिंदी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, पारी हो गया लैंग्वेज, मैथिली, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, बोटानी, बांग्ला लैंग्वेज, संस्कृत, जियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। और मैं खुद आपको बता रहा हूं कि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद इसको लेकर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं बार बार निकाल रहा हूं। सोशियोलॉजी में भी मेरी अच्छी खासी पकड़ है, जो कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? आपके मन में होगा सर 2 कैसे ले रहे हैं? देखो, एक लंबा अनुभव होता है ना, तो आप ले ही लेते हो। अब मैं यहां पे दूसरे सब्जेक्ट को नहीं चूज करता हूं, जिसमें मेरी पकड़ है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने सोशियोलॉजी लिया, रिस्क लिया, मेरे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जो मेरे छात्र हैं, तभी तो मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं ना। वही मैं कह रहा हूं। अब यहां पे देखते हैं कि बीपीएससी मेंस को लेकर कुछ क्विक फैक्ट जान लीजिए आप। वो फैक्ट क्या है कि इस एग्जाम के मेंस का हर एक पेपर का 3 घंटे का समय होता है, सिर्फ हिंदी के छुड़ाकर। दूसरी चीज है कि द क्वेश्चन इन द मेंस एग्जाम विल बी डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको। आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मेंस में क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स, 36.5% मार्क बीसी का, ओबीसी का 34%, वुमेन का 32%। और वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप भी आपको 120 मार्क्स लाना है, 120 मार्क्स का होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट सारे को जोड़कर तैयार किया जाता है। मित्रों, तैयारी की रणनीति की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ साथ करें। जहां प्रारंभिक परीक्षा तथ्यात्मक, वहीं मुख्य परीक्षा अवधारणा किस्म की होती है। एनसीईआरटी की किताबों को ही अपना तैयारी का आधार बनाएं। एक रूटीन बनाकर निर्धारित अवधि में प्रत्येक विषय को पूरा करें। तथ्यों के साथ अवधारणा को भी स्पष्ट कर लें। अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया तथा इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। समसामयिकी का घटनाक्रम या करंट अफेयर पर पैनी नजर बनाए रखें। समसामयिकी घटना या करंट अफेयर पर हम ये बोल सकते हैं कि पैनी नजर रखें। पिछले 1 वर्ष की घटनाओं का अध्ययन करें। सर्वप्रथम क्या करें, मानक पुस्तकों को गहनता से पढ़कर, अच्छे से पढ़ाई करके जो किताबें आपको दी जाएंगी उसके नोट्स बनाएं। नहीं बन रहा है तो हम तो हैं, आपको नोट सही रहे, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, क्यों इसमें समय बर्बाद करेंगे। तो प्रत्येक अध्याय चैप्टर में मुख्य बिंदुओं को क्रम में लिखें। लिखे गए तथ्यों को एक निश्चित अंतराल पर दोहराएं। अधिक किताबों को पढ़ने की अपेक्षा चुनिंदा किताबों को बार बार पढ़ें। एक सोर्सेस लिमिटेड रखें। इतिहास भूगोल को पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखें कि मानचित्र और मैप का उपयोग जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन भी करें, बहुत जरूरी है। मित्रों, विषय के विशेषज्ञों के संपर्क में रहें। समाचार पत्र, रेडियो सुने, टीवी न्यूज का अवलोकन करें, एनालाइज करें। विशेषज्ञों के हमसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर क्लास लेते हैं तो हम आपको यहां पे बताएंगे कैसे एग्जाम की तैयारी करना है। आत्मविश्वास, एकाग्रता को धैर्य बनाए तैयारी के लिए शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद पिछले 15 साल में जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करें। कठिन व दुर्लभ प्रश्नों को बार बार देखें। प्रश्नों को हल करने में जल्दबाजी न करें, बल्कि सभी विकल्पों को गौर करने के बाद ही उत्तर दें। प्रश्नों को हल करने के बाद उत्तर दें। परीक्षा नजदीक होने पर केवल अपने नोट्स को ही बार बार दोहराएं। अपनी तैयारी के स्तर की परख करने के लिए नियमित रूप से टेस्ट सीरीज में भाग लेते रहें। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें। मुख्य परीक्षा के लिए लिखने का अभ्यास सबसे जरूरी है, चीज ध्यान दीजिएगा।
प्रश्नों के उत्तर लिखने की संरचना टू द पॉइंट होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर क्रमवार व बिंदुवार हो। सभी प्रश्नों के खंड व उत्तर लिखें। उत्तर के अंत में अपना मौलिक निष्कर्ष अवश्य लिखें। उत्तर आकर्षक, तार्किक, विश्लेषण युक्त, नवीनतम संदर्भ व विविध आयामों से भरपूर हो तो बेहतर होगा। साक्षात्कार की तैयारी के लिए अपने वैकल्पिक विषय पर पकड़, ग्रेजुएशन के विषय, बायोडेटा, जिला, राज्य, अपना परिवेश आदि आदि का अध्ययन करते रहें। अगर कर रहे हैं तो संस्थान जॉब की प्राथमिकता अधिक तैयारी कर लें। इसकी तैयारी के लिए ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट भी किया जा सकता है। मॉक टेस्ट आईने के सामने अपना साक्षात्कार कर उसकी वीडियोग्राफी करें, बाद में उसकी समीक्षा भी करें और इससे चेहरे का भाव और अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार होगा। आईने के सामने अपना साक्षात्कार करने में इसका आपका आंतरिक, जबकि ग्रुप डिस्कशन से बाहरी विकास होगा। क्या करें क्या न करें, नियमित रूप से लिखने का प्रयास करें। तार्किक विश्लेषण क्षमता का निरंतर विकास, लिखावट साफ और स्पष्ट हो, कॉपी में ज्यादा कटिंग न हो। परीक्षा में प्रश्नों को उत्तर लिखने के बाद अंत में 10 मिनट बचा कर रखें और उस समय का उपयोग अपने उत्तरों को परखने में करें। यदि कोई लेखन संबंधी अशुद्धि हो तो उसे ठीक कर ले, कोई गलतियां हो तो। सफल लोगों से मार्गदर्शन ले, ग्रुप डिस्कशन जरूर करें, योगा मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक करें, पर्याप्त नींद लें। अति आत्मविश्वासी से बचे, स्मार्टनेस से बचें, मोबाइल में ज़्यादा सीरियल हो गया या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट से बचें। सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ने के बजाय पूरे सिलेबस का समग्र अध्ययन करें। समय प्रबंधन परीक्षा में सफलता की कुंजी है मित्रों। साथ ही कुल समय का कम से कम 40% भाग लिखने पर लगाना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर एक समान व संतुलित होनी चाहिए। मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूं। मेंस के लिए क्या करें क्या ना, प्रश्नों को उत्तर निर्धारित अवधि में लिखने का प्रयास करें। प्रश्नों को जल्द हल करने के लिए गुण विकसित करें। शाम के समय घूमने फिरने व मनोरंजन करने इसके लिए भी रखें ताकि माइंड फ्रेश हो। बेहतर अंक के लिए प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत हम अगर बोले तो आकर्षक और सुंदर ढंग से ही करें। उत्तर पॉइंट वाइज हो, आवश्यकता अनुसार आंकड़ों का प्रयोग करें। उत्तर निर्देशानुसार संतुलित और पक्षपात रहित और निष्पक्ष हो तो बेहतर होगा। निष्कर्ष मौलिक, सरगर्मित या फिर ऑप्टिमिस्टिक या फिर आशावादी होनी चाहिए जब भी आप मेंस में आंसर लिखें। वो तो मैं बाद में बता दूंगा। कुछ किताबों की बात करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो मैं बता दूंगा लिस्ट क्या क्या चाहिए। सारी नोट्स हमारे पास है, लेकिन जैसे एनसीईआरटी के 9वीं से 12वीं का भी पढ़ लेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जो झा वह श्री माली का है, मध्यकालीन भारत का जो इम्तियाज अहमद सतीश चंद्र का है, आधुनिक भारत जो बिपिन चंद्र का है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी वो भी अब लक्ष्मीकांत का कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रा और पूरी दत्ता जो सुंदरम और या फिर प्रतियोगिता दर्पण हम ले सकते हैं। भूगोल महेश वर्णवाल का, विज्ञान एनसीईआरटी अरिहंत लुसेंट का, बिहार एक परिचय डॉक्टर इम्तियाज अहमद, समसामयिकी समाचार पत्र करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण योजना, कुरुक्षेत्र, आर्थिक सर्वेक्षण दृष्टि आदि पढ़ें तथा डीडी न्यूज या राज्यसभा टीवी सुने। विज्ञान व प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम के बीसी नैनो परीक्षा मंथन विकास पैनारोमा को भी फॉलो कर सकते हैं। विश्व घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं आप। मानसिक योग्यता और तर्क परीक्षा गणित और आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। विगत 15 वर्षों का क्वेश्चन बैंक अरिहंत को फॉलो कर सकते हैं। अर्थशास्त्र एमएल झिंगन, आहूजा दत्त व सुंदरम को फॉलो कर सकते हैं। श्रम व सोशल वेलफेयर पर पारसनाथ पंकज तिवारी की किताब को फॉलो कर सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स जो स्पेक्ट्रम एल के झा का फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेंस का सिलेबस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, मेंस की सिलेबस बहुत ईजी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी पहले समझ लीजिए, एलिजिबिलिटी क्या है ना। पहले देखिए, मिनिमम एज 20, 21, 22 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 होना चाहिए। जनरल के लिए मेल के लिए 37 है, फीमेल के लिए 40 है, मेल फीमेल ओबीसी ओबीसी के लिए 40 है, एससी एसटी के लिए मेल फीमेल के लिए 42 है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। डीएसपी के लिए 20 साल चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमांडर के लिए 20 साल चाहिए मिनिमम एज, प्रिजन और करेक्शनल सर्विस इंस्पेक्टर 22 साल चाहिए, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 22 साल चाहिए। आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पे सर्विसेज हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज लॉन्ग एज कैंडिडेट्स फुल द एज क्राइटेरिया। जब तक आपका जो मैक्सिमम एज है वो अगर क्रॉस नहीं करता है तो कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, जो आपने सर्विस को लगभग 3 साल तक किया है, तो आपको 3 अटेम्प्ट्स फ्री मिल सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका 3 ही हो सकता है। आपका अपर एज लिमिट 5 साल के लिए छूट मिलेगा। जो डिजेबल लोग हैं, विकलांग, उनके लिए 10 साल का एज छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 53 साल तक वो एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। डीएसपी अगर बनना चाहते हैं, या अगर हम बात करें जो अब पहले तो समझना है ग्रेजुएशन मस्ट है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। अगर आप लास्ट ईयर में तो अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में है तो ये सुनिश्चित कर लें कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय तक आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
बिहार पुलिस सर्विस के लिए हाइट देख लीजिए, मेल जनरल मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, चेस्ट की देख लीजिए क्या है। फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर रिजर्वेशन कैंडिडेट नीड टू हैव अ बिहार डोमिसाइल, बिहार का होना चाहिए रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो, है ना। और अगर आप SC ST कैटेगरी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, डोमिसाइल आप वहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं वो देना होगा। अगर BC OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल देना होगा, ये बताना होगा कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में है कि नहीं आपके पास। मतलब आप किसी, ये इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ों का है, आपने आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। इसमें ये होता है कि कुछ एक निश्चित है जो पोस्ट पे होते हैं, निश्चित कहीं जॉब में होते हैं, पेशे में होते हैं, निश्चित अगर वो वर्ग के हैं, अच्छी खासी वर्ग के, तो उनके लिए होता है। तो अगर आप उन सभी में नहीं आते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर कहाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली है था, और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी की बातें अगले वीडियो लेक्चर में होगी।